और माँ बाप का भी ये कहता है कि ठीक है, अगर लड़की घर में है तो एक टाइम से शादी कर देनी चाहिए। बट मैं जूझ रही थी कि मेरा ओवर टाइम बढ़ गया था, क्योंकि पैसे की ज़रूरत थी। ओवर टाइम करना शुरू किया, बट कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके ऐसे लग रहा कि ये लाइफ मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि मैं सिर्फ घर और ऑफिस के बीच में पैसे कमाने की एक मशीन बन जाऊंगी। उसी टाइम मैंने एक फ्रेंड से बात की थी, तो उसने कहा कि मैं अमरनाथ यात्रा हर बार जाती हूँ, तो तू भी देख ले अगर तुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए तो। मैंने कहा यार घर से परमिशन नहीं मिलेगी, आज तक कभी ऐसे किया नहीं, और घर पे मैं बात भी करूँगी तो किस तरीके से बात करूँगी। पहले JNK का एक फियर होता था कि अगर JNK में जा रहे हो तो मतलब वहाँ पे कोई अटैक हो जाएगा, कोई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो वाला फियर भी था। तो मैंने कहा घर से कैसे परमिशन लूँ। बट मेरी मम्मी के साथ में हमेशा बनती है, मैं कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो मैं मम्मी के साथ में शेयर करती थी, तो वो था, एक बॉन्ड था हमारे बीच में। मैंने बहुत डरते डरते मैंने मम्मी को बोला, रात को बोला, दिन में तो नहीं थी ऐसी, मैं तो ऑफिस से आई, खाना वाना खाया, तो हम लोग साथ में ही सोते थे। तो मैंने कहा मम्मी ऐसे ऐसे है, मैं चली जाऊँ क्या? कहती कब जाना है? मैंने कहा है अभी तो 1 हफ्ते का आसपास का टाइम। उनका ठीक है ना, 1 हफ्ता पड़ा है ना अभी, तो देखते हैं, तेरे पापा से बात करती हूँ। लेकिन पापा से बात करोगे तो फिर तो मैं कभी भी नहीं जा पाऊंगी। तो ऐसे करके उस दिन बात करी, फिर मैंने बात ही नहीं करी 7 दिन तक, क्योंकि मैं दोबारा अगर बात करूंगी तो मुझे पता था परमिशन नहीं मिलने वाली। मैंने कहा एंड टाइम पे बोलूंगी कि यार मुझे कल जाना है, तो शायद वो उनको सोचने का थोड़ा कम टाइम मिलेगा, तो वो बोलेंगे चलो ठीक है जा। तो ऐसे करके मैंने फर्स्ट टाइम परमिशन मिली। पापा को मुझे याद है जब मैं जा रही थी, बस में बैठ गई थी, तब मैंने फ़ोन किया था कि पापा मैं ऐसे ऐसे अमरनाथ यात्रा जा रही हूँ, और तो मैं जाऊँ क्या? तो कहा चल ठीक है जा, ध्यान रखियो। तो वो ध्यान रखने वाला वर्ड आज भी जब भी मैं कोई ट्रैवल करती हूँ तो सेम ही चलता है अभी भी। बट उनको अभी अभी क्या है, मेरा 1 महीने का पूरा एक्सपीडिशन होता है, तो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन हो गया ना, तो इसलिए पहले पूरा प्लानिंग उनको बताना पड़ता है। बट हाँ, जब भी मैं निकलती हूँ उनको फ़ोन जरूर करती हूँ, क्योंकि वो काम पे होते हैं बट मुझे ट्रैवल करना होता है। तो ये बॉन्ड होना हमारे पेरेंट्स के साथ में बहुत जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी सिचुएशन में आज उस स्टेज पे हो जब आप कुछ सीख रहे हो। मैं थोड़ा उस स्टेज से थोड़ा सा बाहर आ गई, तो इसलिए मैं आपको अपना शेयर कर रही हूँ, ताकि आप भी वही चीज़ स्टेप टू स्टेप चल सको। क्योंकि एक सीढ़ी अगर आप छोड़ दोगे ना, एक बार तो आप जंप कर लोगे, दूसरी बार नहीं कर पाओगे, दूसरी बार पेरेंट्स के साथ में वो फेथ भी नहीं बनेगा, और एक मोमेंट पे आके आप खुद भी थक जाओगे, और फिर पेरेंट्स ने क्या करना है, आपका साथ नहीं देना। मैं ये मानती हूँ कि जो पेरेंट्स साथ दे सकते हैं ना, वो कोई भी नहीं देगा, कोई भी रिलेशन आपका काम नहीं आएगा। बट अगर माँ बाप के साथ में आपका बॉन्ड है ना, वो हमेशा आपके लाइफ टाइम तक आपके साथ में रहेगा, हर मोड़ पे आपका साथ देगा। आज आपकी जर्नी सिर्फ शुरू हुई है, कल आप कॉलेज में जाओगे, कोई और पड़ाव आएगा, बट उनके साथ में एक फेथ होता है। आजकल तो हमें ना, मैं बहुत बार फेस करती हूँ चीज़ों को, क्या हम दूसरे फ्रेंड को बता देते हैं ना, तो हम इनश्योरिटी होती है हमारे अंदर, क्या मैंने उसको शेयर तो कर दिया, बट वो किसके साथ में शेयर करेगा वो हमें नहीं पता। हो सकता है आपकी कुछ ऐसी पर्सनल चीजें हो जो सिर्फ आप चाहते हो कि सिर्फ मेरे तक ही सीमित रहे, किसी दूसरे को पता ना चले। तो वो जो चीजें है ना, वो आप इधर से निकालना बहुत जरूरी होता है। कई बार अगर बढ़ते जाओगे ना इसको, तो ये बोझ बन जाएगा। उस बोझ को रिलीव करना है ना, तो मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स वो दायरा है जहाँ कुछ भी बोल सकते हो और वो सुनेंगे आपकी। मैं तो यही बोलती हूँ, आप अच्छा बोलो, बुरा बोलो, गुस्से में बोलो, वो सुनेंगे आपकी। बट आप कितना ही क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो आपका,
आप कभी गुस्से में बात करके देखना उससे, एक बार डियर करेगा, 2 बार करेगा, तीसरी बार चपाट मारेगा मुंह पे, और फिर 2 लोगों को और बोलेगा कि यार वो उस तरीके से बात करती है, मेरे को रहना ही नहीं है उसके साथ। बट पेरेंट्स ऐसा नहीं करते, और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों ना एक बार ट्राई करके देखो आप, 2 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट से शुरू करना। और नहीं तो माँ बाप को आप शुरू कर लो कि जब आप निकल के आते हो तो उनको बोलो कि मैं जा रहा हूँ, वहां से शुरू कर लो। मेरे घर की मेरे को बहुत अच्छी एक आदत है, हम जब 4 बहन भाई हैं, चारों जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो पेरेंट्स को नमस्ते करे या ना करे, बट घर से बाहर जाते हैं तो उनको बोल के जरूर आते हैं कि मैं जा रहा हूँ, चाहे वो ये पूछते भी नहीं कि कहाँ जा रहा है, किस लिए जा रहा है, क्या है क्या नहीं, बट वो जरूर बोलते हैं, रिप्लाई जरूर करते हैं ठीक है, आने के बाद मैं अपनी गाथा गा दूँ। तो ये बॉन्ड हमें बनाना पड़ेगा अपने पेरेंट्स के साथ। अमरनाथ यात्रा की परमिशन के बाद में चादर ट्रैक किया। अमरनाथ यात्रा 7 दिन की थी, चादर ट्रैक 12 दिन का था। उसकी परमिशन के लिए मुझे ऐसा लगता था अरे 10 दिन की परमिशन मिलेगी क्या घर से, बट उन्होंने परमिशन दी। 1 साल में एक ही ट्रैक होता था, मैं यही बोलती थी कि भाई मतलब 10 ही दिन तो रहने दे दो। नहीं सपोर्ट करते थे, रिलेशन वाले तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते आपके रिश्तेदार, और मैंने उनसे कभी परमिशन मांगी भी नहीं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करता। वो मेरे पेरेंट्स को पता था कि मैं क्या कर रही हूँ और मुझे उनकी परमिशन की जरूरत होती है। तभी मैं इतना बोली हूँ कि आपके माँ बाप के साथ में एक फेथ होना बहुत जरूरी है। चादर ट्रैक के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगी कि वो 65 किलोमीटर का -30 के अंदर लद्दाख के अंदर एक रिवर है जो पूरी फ्रीज हो जाती है और उसी के ऊपर आपको ट्रैक करना होता है। उसी के अंदर एक पॉइंट आया था जहाँ मुझे लगा कि जिस फील्ड में आप जा रहे हो तो आपको उसके बारे में टेक्निकल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। वो मेरा बेस था चादर ट्रैक, एक चैलेंज था कि मैं अपने आप को टेस्ट कर पाऊँ कि -30 के अंदर मैं कुछ कर पाऊंगी, मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी कैसे नहीं। तो वो एक ऐसा था, वो किया। उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, फिर बेसिक माउंटेन कोर्स किया, एडवांस माउंटेन कोर्स किया। एडवांस माउंटेन कोर्स करने के साथ में मुझे एवरेस्ट के बारे में पता चला था। देन डिसाइड हुआ कि हाँ चलो ठीक है, जिस जर्नी के लिए मैंने स्टार्ट किया था शायद वो जर्नी यहाँ है, यहाँ से मैं वो अपनी फैमिली का नाम, अपने क्लस्टर का नाम, अपने देश का नाम, शायद मुझे वो पॉइंट मिल जाए कि मैं कुछ कर पाऊँ अपनी जिंदगी। तो वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद में एवरेस्ट के बारे में पता चला तो ऐसा कि नेक्स्ट क्या, रुकना तो नहीं। हेडल्स आए बहुत सारे, परमिशन नहीं मिलती थी, फंडिंग का इशू है, माउंटेनिंग बहुत कॉस्टली गेम है। -30, 40 के अंदर आपको कैसे सरवाइव करना है, हर चीज एक्सपेंसिव है। फाइनेंशियली अगर मैं बात करूं तो अभी तक का मैंने जितना अपनी लाइफ में कमाया सब मैंने माउंटेन में डाल दिया। एक ड्रॉबैक है कि सपोर्ट नहीं करता है आपका आसपास का दायरा। बहुत सारे ऐसे नेगेटिव फीडबैक मिल जाते हैं, अरे ये तो एडवेंचर वो है ना, फील्ड है, तो लोग शौक के लिए चले जाते हैं। तो मेरे को बहुत बड़ा मतलब वो लगता है उस टाइम कि कोई भी पर्सन -30, 60 के अंदर विंड स्पीड जहाँ पे 65 है, उसके बाद आपको नहीं पता, मतलब एक रिज के कॉर्नर पे चल रहे हो, ऑक्सीजन लेवल नहीं है, थिन एयर है, बिल्कुल ऐसी थिन एयर जहाँ पे अगर कुछ भी मतलब आपका बॉडी का पार्ट कोई भी अगर ओपन हो जाता है तो वो पूरा मतलब सेकंडों के हिसाब से पूरा फ्रीज
उसके बाद वो सेल्सियस हमारी जो बॉडी के हैं वो वापस भी नहीं आते। उसके बाद कैसे बोल दिया जाता है कि ये तो एडवेंचर फील्ड है, शौक के लिए जाते हैं। आप देखो कितना आजकल तो गवर्नमेंट ने एक सब्जेक्ट में दे दिया है, काफी सारी अवेयरनेस है आज के टाइम में। उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं थी। कभी फंडिंग के लिए अगर मैं किसी के पास जाती तो बोले यार इसके हाँ थोड़ा सपोर्ट करेंगे, उसके बाद वो फोन उठाना मैसेज उठाना बिल्कुल बंद। मैंने एवरेस्ट का डिसाइड किया था कि मैं एवरेस्ट करूँगी। बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनी थी कि स्पॉन्सर हो जाएगा, कोई कंपनी आपकी हेल्प कर देगी या आपको सपोर्ट मिल जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। 2020 में कोविड आया, आप सबको पता है कि हम किस तरीके से कैद थे, और मेरे को लगता था कि शायद ये सपना कभी पूरा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा फैमिली का बैकग्राउंड तो ऐसा था ही नहीं, वो सिर्फ मेरा ही सपना था। आज भी अगर आप कोई सपना देखो ना तो बड़ा ही देखना, पूरा नहीं कर पाओगे कोई बात नहीं, उसमें से कम 20-30% तो कुछ कर पाओगे ना अपनी जिंदगी में। तो वो 20-30% का जो स्ट्रगल है ना, वो बहुत अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, बट सिखा के बहुत कुछ जाता है। बहुत कुछ हम सीख जाते हैं उसके अंदर, कैसे हमें चीजें मैनेज करनी है, कैसे हमें एक चीज आपके बिल्कुल अपोजिट है, उस अपोजिट सिचुएशन में आपको किस तरीके से आपको संजो के रखना है अपने आप को। पेशेंस नाम का एक छोटा सा वर्ड है, बट अगर जिंदगी में कभी अपना लोगे ना कि हाँ मेरे को उस दायरे को एक वर्ड को पूरा अलग करके और फिर अपने आप की जिंदगी में निखारना है, तो समझ आएगा कि पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है। और ये होना हमारे अंदर तो ऑलरेडी होता है, बट कई बार हम निखार नहीं पाते। हमारे पेरेंट्स कुछ बोल देते तो सडनली हम लोग रिप्लाई देते हैं। कभी उसी सिचुएशन में बैठ के देखना, सोचना, कभी हमारे पेरेंट्स या कोई भी हमें समझा रहा है तो वो गलत नहीं होता। कई बार हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं होती। 2020 में, 21 में, 22 में मेरी सिचुएशन ऐसी थी। मैंने बहुत कुछ सीखा, मेरे को याद है मैं अपनी सिस्टर को फोन करके बोलती थी यार क्या क्या मतलब अच्छी भली जिंदगी चल रही थी मेरी, क्यों देखा मैंने ये सपना। मैं अच्छा अर्न कर रही थी, सब ठीक ही तो चल रहा था। बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती थी जब मैं रनिंग कर रही होती थी और मैं रोती हुई होती थी। बहुत बार ऐसी सिचुएशन भी आई है, मेरे को जिम नहीं जाना है, मैंने कहा प्रैक्टिस करनी नहीं है मेरे को, फिर भी मैं जाती थी, पहले रोती थी फिर अपनी प्रैक्टिस पूरी करती थी, क्योंकि आप कंटिन्यूसली वर्क करना नहीं छोड़ सकते। अगर आप सोचो कि एग्जाम से पहले मैं पूरी बुक ही पढ़ लूँ और फिर मैं एग्जाम दे दूँ, तो आप 100% नहीं दे सकते। उसमें सिर्फ जो आपकी मेमोरी रहेगी वो 30% ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं। बट अगर उस बुक पूरा साल आपने उस बुक की एक एक लाइन पढ़ी होगी ना, तो आप लास्ट दिन मत पढ़ो, वो याद रहेगी आपको जरूर। ये तक भी याद रहेगा कि उस सिचुएशन में मैंने वो लाइन पढ़ी थी। तो मेरे दिमाग में यही था कि जिस सिचुएशन जैसी भी हो, नहीं हो रही है फंडिंग, कोई बात नहीं, कम से कम मैं अपने आप को मजबूत तो कर लूँ, अपनी प्रैक्टिस तो ना छोड़ूं। और वो प्रैक्टिस मैंने पूरी की, 3 साल लगे मुझे वो कवर करने में। उसके बाद एक मोमेंट आया जब 6000 की 2 वीक मैंने 70 घंटे के अंदर क्लाइंब की और मैं हरियाणा की पहली लड़की बनी। अगला महीना ही अगस्त का था, एक कैंपेन चला था 2022 में, हर घर तिरंगा, वो टच किया, क्योंकि उससे पहले अगर हम तिरंगा देखते थे तो ऑफिशियली साइट पर ही देखते थे, नॉर्मल पर्सन
नहीं था कि वो फ्लैग को ऐसे मतलब प्रेजेंट कर सके। तो क्लिक किया कि भीगे माउंटेनियर कुछ ऐसा करूँ मैं जिसे थोड़ा डिफरेंट लगे। हम लोग एल्ब्रस माउंट यूरोप हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रस, उसके लिए प्लान किया और हम लोग चले गए। एक ही पीक क्लाइम करने गई थी मैं, बट वहाँ जाने के बाद में पता चला कि एक पीक जो हम यूजुअली करते होते हैं, हर क्लाइमर करता होता है, उसके जस्ट बगल में दूसरी पीक भी है और उन दोनों के बीच में सिर्फ 21 मीटर का गैप है। और अभी तक इंडिया में किसी ने क्लाइम नहीं किया। हम 4 लड़कियां थी, 4 लड़कियों में फुल कंपटीशन था। स्टार्टिंग में मैं कंपटीशन से बात की, इसके मेरे को रिकॉर्ड के चक्कर में पड़ना ही नहीं, मेरे को सिर्फ क्लाइम करना है, उस जर्नी को जीना है, ऐसे रिकॉर्ड वाला कुछ रहा नहीं। देन सडनली क्लिक हुआ और 15 अगस्त को माउंट एल्ब्रस ईस्ट और वेस्ट दोनों पीक क्लाइम की मैंने। दूसरी लड़की में और मेरी लड़के में 10 मिनट का गैप था जब मैंने सेकंड पीक क्लाइम की, और वहाँ पे मैं भारत की पहली महिला बन पाई जिसने उसके बाद फंडिंग का सपोर्ट भी मिलना शुरू हुआ, बहुत सारा प्यार मिला, आसपास से भी मिला, मेरे गांव से भी मिला, ठीक है, पेरेंट्स का भी अच्छा खासा सपोर्ट आना शुरू हुआ, तो सब अच्छा चल रहा था। अभी रिसेंटली में 23 में मैंने एल्ब्रस अटैम्प्ट किया और मैं 50 मीटर से वापस आई, सिर्फ 50 मीटर। आपको पता है मैंने क्या बोला? एक लड़की 4 साल से स्ट्रगल करती है, बहुत कुछ सुनती है। ऐसा मेरी लाइफ में कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसने ये ना बोला हो कि गिव अप कर दे। इवन मेरे पेरेंट्स ने भी एक मोमेंट पे आके बोला कि क्यों करना है ये सब, कहाँ से लाएगी इतना पैसा, इतने पैसे में लोग जिंदगी बिता देते हैं और सिर्फ एक एवरेज के लिए 30 लाख रुपए लगाए। और वो सपना मैंने देखा, बट सिर्फ 50 मीटर की वजह से वो पूरा नहीं हो पाया। जब मैं 50 मीटर से वापस आ रही थी तो मेरे शेरपा ने बोला कि इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे कि डाई क्यों नहीं जाएंगे, बोला नहीं, ऑक्सीजन खत्म हो गई और मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैं लिटरली जहाँ पे खड़ी थी मैं वहीं बैठ गई और मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि मैं खुद उठ पाऊं, क्योंकि मेरे को वो समझ आ रहा था उस टाइम। 50 मीटर की दूरी आप सबको पता है कितनी, जब सामने मंजिल दिख रही हो ना और वहां से आपको वापस आना पड़े, तो मुझे लग रहा था कुछ है ही नहीं, सब कुछ खत्म ही हो गया। मैं वापस आज सिर्फ 4.5-5 घंटे लगते, वहां मैंने 10 घंटे लिए वापस आने, सिर्फ कैंप 4 तक पहुंचने में। और मैं दाई को ये बोल के, दाई मैं वापस क्यों आई, मेरी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है, मैं सिर्फ 50 मीटर से वापस आ रही। आज तक मैंने माउंट एवरेस्ट की जर्नी में नहीं सुना कि कोई सिर्फ 50 मीटर से वापस आ रहा है, जबकि उसका कोई हेल्थ इश्यू भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत टफ सिचुएशन है, डिसीजन लेना था कि वापस जिंदा हूं या फिर वहीं पे खत्म हो जाऊं। बट डिसीजन लिया कि जिंदा रहूंगी तो शायद आगे कुछ कर पाऊं, और मैं वापस आई। और 2 महीने मैं बंद कमरे में रही और सोचती रही कि मेरी क्या गलती है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। फुल डिप्रेशन वाला चैप्टर चल
वहाँ तक पहुँची। एक बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास लड़की के लिए 30 लाख रुपए इकट्ठे करना, आप शायद थोड़ा सा मेरा दर्द समझ पाओ। बहुत टफ सिचुएशन थी। और अभी रिसेंटली में मैं एवरेस्ट से ज़्यादा टेक्निकल फील्ड, बहुत दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो अमा डाबल को क्लाइंब करते हैं। मैं अभी रिसेंटली में सबमिट करके आई हूँ, भारत की तीसरी और हरियाणा की पहली लड़की। बट सेम कि मैंने 2 महीने का ब्रेक लिया, बट उसके बाद प्रैक्टिस कंटिन्यूसली रखी। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया है फिर से पैसे कैसे इकट्ठे करवाएगा, ऐसे मुझे नहीं पता। अगर ऊपर वाले ने रास्ता दिया है तो वो आगे की जर्नी वो देखे। मैं अपना 100% करूंगी, प्रैक्टिस नहीं करना छोड़ूंगी, अपना कर्म नहीं छोड़ूंगी, और हर रोज मैं अपना 100% देती हूँ। जब मैं रात को बेड पे होती हूँ तो मुझे कभी रिग्रेट नहीं होता कि आज मैंने अपना पूरा नहीं दिया। जब मुझे रेस्ट की जरूरत होती है तो मैं 100% रेस्ट भी लेती हूँ। और जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ या मैं किसी काम को करती हूँ तो मैं प्रैक्टिस में हमेशा 110% करती हूँ। 100% मेरा हमेशा मोटो रहता है कि मैं कोई भी चीज करूँ उस पर अपना 100% फोकस के साथ दूंगी। और उसी जर्नी में मैंने सीखा कि डाउनफॉल होना कितना जरूरी है। जब हम चलते रहते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता। एक छोटा सा एग्जांपल है कि जब हम लोग पास होते रहते हैं ना तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहता है। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है, अरे मैं तो आंखें बंद करके पास हो जाऊंगी। और कभी री आ जाती है ना, एक पेपर रह जाता है और उसके बाद में नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको क्लियर करना होता है। तब आपको उस एक लाइन की वैल्यू होती है। तो वो डाउनफॉल आना भी जरूरी है हमारी लाइफ में। उसी से हम सीखते हैं कि वो पेशेंस कितनी जरूरी है, वो हार्डवर्क कितनी जरूरी है। तब एक एक चीज की वैल्यू होती है। बट खुद पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने साथ में नहीं होना तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके साथ नहीं हो सकती। तो खुद पे विश्वास करो, अड़े रहो, डटे रहो, हैडल्स आएंगे। घोड़े जब एक घोड़े को रेस में दौड़ाया जाता है ना तो उसकी आंखों पे वो पट्टी लगा दी जाती है। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है, अपना 100% देते रहो, बाकी सबको भूल जाओ। और पेरेंट्स के साथ में टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है भाई। रील का टाइम है ना, ठीक है 10 मिनट लगा लो, आधा घंटा लगा लो, बट आज से शुरुआत करो। जो बच्चे अगर अपने पेरेंट्स के साथ में नहीं बैठ रहे ना तो एटलीस्ट 2 मिनट उनके साथ में बैठा करो। कभी कभी टाइम मिले तो अपने बड़े दादा दादी या ताऊ ताई उनके साथ भी बैठा करो, उनका हाथ चाल पूछा करो। मोबाइल दुनिया से बाहर आ जाओ, क्योंकि वो जो सिखा सकते हैं ना आपको, वो मोबाइल दुनिया कभी भी नहीं सिखा सकती। और जो वो सिखाएंगे ना वही हमें आगे लाइफ में काम आएगा। मोबाइल आज ऐसी टेक्नोलॉजी है, कल हमारी जनरेशन चेंज हो जाएगी, हमारे बच्चे होंगे तो उनकी जनरेशन में कुछ और टेक्नोलॉजी आती रहेगी। टेक्नोलॉजी चलती रहेगी। आज जो आप सीखोगे कल अपने बच्चों को भी सिखाओगे, बट अपने बच्चों को ये थोड़ी सिखाओगे यार मैंने अपने टाइम में जो पेरेंट्स को देना चाहिए था, दादा दादी को देना चाहिए था, वो टाइम मैंने अपने फोन पे चलाया और फोन से मैंने ये सीखा। आप एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल सेट करने के लिए आपको रियल लाइफ का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और वो हमें सिर्फ वहीं से अपने बड़ों से मिल सकता है। तो बस